और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। थैंक यू। सुमित भाई, डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया पहुंच गए हैं। एक तरफ सुनने में ये आ रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जो बाली में 15-16 नवंबर को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिलनी है इंडिया को, और वहाँ पे सारे ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं। वहाँ पे उसी कमरे में सब, बाइडेन भी बैठे होंगे, जयशंकर और क्या नाम है, पुतिन साहब भी बैठे होंगे, मोदी साहब भी बैठे होंगे। तो कोई बैक चैनल वेस्ट के और जो है वो रशिया के कोई ताल्लुकात ठीक करने गए हैं, या कोई ऐसी बात है, या कि अपना ही बताने गए हैं कि वो जो मोदी साहब ने बात कर दी थी कि पुतिन साहब को लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए, वही क्लैरिफाई करने गए हैं। दोनों बातें चल रही। आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के विजिट को? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और ये जो विजिट है इसमें काफी सारे डायमेंशन है चीमा साहब। और आज आपने खुद बोला कि हम कुछ नेगोशिएट वगैरह, बैक चैनल टॉक्स वगैरह कर रहे हैं, वेस्ट और रशिया को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बड़ी सम्मान की बात है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और दुनिया के पटल पे हम इतने बड़ा हमारा स्टैचर हो गया, वेस्ट और ईस्ट को साथ ला रहे हैं, उनके बीच ब्रिज बन रहे हैं। इट्स अ गुड न्यूज फॉर ह्यूमैनिटी एंड द पीस ऑफ द वर्ल्ड एज सच, एंड इट्स अ फेदर इन द कैप फॉर दिस एलिवेटेड स्टैचर ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये बात है, और एंड इट्स एक्नॉलेज्ड बाय अ पर्सन लाइक डॉक्टर कमर चीमा, इज ऑसम। तो चलिए अब डिबेट स्पेसिफिक्स में जाते हैं चीमा साहब। 8-10 चीजें एजेंडा पे, एक चीज नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई दैट। पहली चीज है, देखिए, एक इंडिया और एशिया के बीच में हमेशा बायलैटरल होता है। लास्ट टाइम इसी टाइम के आसपास ये बायलैटरल हुआ था। पुतिन साहब 6-8 घंटे के लिए दिल्ली आए थे, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, काफी सारी डील होकर वो निकल गए। ठीक है। अब इस साल एज पर शेड्यूल मोदी जी हैज टू ट्रैवल टू मॉस्को फॉर द बायलैटरल, पर अभी इसका कोई आया नहीं कि बायलैटरल होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। एक ये भी संभावना डॉक्टर जयशंकर साहब ने, आप जानते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब अकेले तो जाते नहीं, पूरा डेलीगेशन जाता है। तो क्या एक एक बेस बनाया जाएगा फॉर बायलैटरल ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो अब मॉस्को में हो, यहाँ हो, कहीं हो, वो अलग बात है। मोस्ट प्रोबेबली मॉस्को में ही होगा अगर होगा, पर ये अभी उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और उस बायलैटरल में अब चीजें क्या क्या होंगी? लास्ट बायलैटरल में करीब 23 चीजों पे एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले बायलैटरल में 7 हुआ था। लास्ट बायलैटरल the things which were agreed and the cooperation was given was on 21 items. Before that it was limited to 7-8 items. तो अब की बार जो नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी, इसमें जो बायलैटरल होगा ये किस लेवल पे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये देखने की बात है। दूसरी बात, एशिया, इंडिया और रशिया के बीच काफी चीजें, कारोबार, वेपन, ट्रेड वेड, ये सब चलता रहता। उस पर बातचीत होगी, उस पर बिजनेस एज यूजुअल बात होगी। तीसरी बात जो डेवलपमेंट आई है वो यही है कि अभी इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है। अब G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया क्या क्या करेगा, इस जो चीज है G20 को, इसको कहाँ ले जाएगा, कौन से नए बेंचमार्क सेट करेगा, उसमें रशिया की कहाँ का मदद चाहिए होगी। व्हाट डज इंडिया एक्सपेक्ट ऑफ रशिया एंड व्हाट डज रशिया एक्सपेक्ट इन रिटर्न, ये भी एक बात होगी। चौथी बात चीमा साहब, पीछे जब एक ये कवायद चलाई गई वेस्ट के द्वारा कि भाई टैक्टिकल बॉम्ब, छोटा बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको याद होगा तभी राजनाथ सिंह जी ने अपने काउंटर पार्ट को फोन किया था, भाई देखो ये बात ठीक नहीं है न्यूक्लियर वाली। और इंडिया ने भी एक स्टैंड लिया पहली बार कि भाई कहीं जब सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, सिविलियन कैजुअलिटीज यहाँ से या वहां से, वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट इन एनी व्हाटसोएवर। अभी जो डीप स्टेट का जो चक्कर चल रहा है सारा, ये रशियन, ये वैसे कहते हैं एटम बॉम्ब वाली, जिसके जो आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए वो अच्छा नहीं है बाय द वे। तो इस चीज को भी रोकने के लिए किसी एक बड़े और पावरफुल कंट्री को सामने आना पड़ेगा और इस चीज को रोकना पड़ेगा, क्योंकि यू आर वर्किंग अगेंस्ट डीप स्टेट, एंड डीप स्टेट इज इन एवरी कंट्री। डीप स्टेट के पॉन्स एंड कॉक्स ऑफ द व्हील आर इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके खिलाफ खड़ा होना ये बहुत बड़ी चीज है चीमा साहब। पांचवी चीज आ रही है मीडिएशन की। मीडिएशन की बातें हो रही है, कुछ लोग सामने हैं जैसे UN1, पर आज अगर आप कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठाए, इवन फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इफ आई गो टू जापान, इफ आई गो टू जर्मनी, और इफ आई गो टू अफ्रीकन मीडिया, हर एक में एक चीज कॉमन मिल रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स एंड इंडिया इज प्लेइंग अ लीड रोल। जो मुझे एज ए इंडियन खुशी देती है कि इंडिया को ये लीड रोल प्ले करना चाहिए और बिहाइंड द कर्टन्स करना चाहिए, बिकॉज वी आर फॉर पीस। हम आज भी कहते हैं लड़ाई रोको। ना हमने हथियार भेजा, ना जंग ना गोली भेजी, ना बारूद भेजा, दवाई भेजी और खाना भेजा। और इस जंग को रुकना जरूरी। न्यूक्लियर 18-19 न्यूक्लियर रिएक्टर है चीमा साहब आपके यूक्रेन में, 19 न्यूक्लियर रिएक्टर। चेर्नोबिल में क्या हुआ था ये सबको पता, चेर्नोबिल भी यूक्रेन में ही है बाय द वे। और देखिए वेस्ट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बट हमें, आपको और दुनिया को बहुत फर्क पड़ता है।
एक ये चीज है एजेंडा पे, बाकी ट्रेड टॉक्स वॉक्स तो होता रहता है। एक वो चीज है जो आपको बता दूं, अभी G20 का समिट होगा और मेरी जो एनालिसिस है और जो लोगों का काफियों का कहना है कि एक अमेरिका एक नया पैंतरा खेलेगा। पैंतरा खेलेगा कि रशियन ऑयल पे कैप लगाई जाए। कैप मतलब मान लो $50 पर बैरल। अब $45 के नीचे चीमा साहब तेल निकालना अनवाइबल होता है। और एशिया के पास जो मैकेनिज्म है तेल निकालने का, दैट्स कॉल्ड, देयर इज अ वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ रिफाइनिंग। उन्हें कहते हैं टी पॉट्स, द स्मॉल स्मॉल रिफाइनरीज, टी पॉट्स कहते हैं उन्हें। रशिया क्यों नहीं सऊदी अरब से आगे जा पाया तेल में? क्योंकि रशिया के तेल निकालने का मैकेनिज्म पुराना था। सऊदीज के पास अरामको के कारण नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी यूएस से। रशिया ने वो टेक्नोलॉजी ली, सो द टेक्नोलॉजी इज ओल्ड एंड इट इज नॉट एफिशिएंट एंड इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। अगर एक प्राइस पे ऐसी कैप लगाई जाए जहां रशियन तेल खरीदना, रशिया के लिए तेल निकालना इम्पॉसिबल हो जाए, कमर्शियली वाइबल ना हो, तो ये जरूर कोशिश की जाएगी टू पुट अ कैप ऑन रशियन ऑयल। तो अब तो दुनिया ये समझ गई है रशियन ऑयल को बिकने से रोक नहीं सकते, इंडिया को आप रोक नहीं सकते। तो अब क्या नया पैंतरा लाया जाएगा? कैप, प्राइस को कैप करो। मान लीजिए $50 पर बैरल। अब $50 में रशिया को कुछ बचना ही नहीं, तो वो तेल निकालेगा क्यों? तेल नहीं निकालेगा तो आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे ओपेक के पास। ओपेक में, ओपेक प्लस में रशिया भी आता है। ओपेक के पास जाओगे तो ओपेक क्या करेगा? कहेगा ठीक है हमारा प्राइस बढ़ गया, हम प्राइस बढ़ाएंगे। तेल सबके लिए महंगा होगा, तेल सबके लिए महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसीज गिरेंगी। ये नेचुरल साइकिल है। बट अब इंडिया और रशिया के लिए जरूरी, वैसे इस महीने रशिया बिकम अवर नंबर 1 ऑयल सप्लायर, 20-22% शेयर आ गया रशिया का। तो अब इंडिया और रशिया के लिए इस चीज को निपटने के लिए भी एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। अगर ये ऐसा होता है तो मैकेनिज्म कैसे बनेगा? अब जो मुझे लगता है जो मैकेनिज्म बनेगा, आई एम नॉट अथॉरिटी, मैं कोई नहीं हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, बट हाँ मेरे को जो लगता है मैकेनिज्म बनेगा, मैकेनिज्म ऐसे बनेगा चीमा साहब, अगर मान लीजिए $50 की सीलिंग आती है, ठीक है हम $50 में आपसे खरीदेंगे, बट विल गिव यू अ वर्चुअल क्रेडिट नोट ऑफ $20 पर बैरल। करीब करीब रशिया में $30 सस्ता तेल बेच रहा है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, हमें रशियन तेल से कोई प्यार नहीं है। अगर सऊदी उससे सस्ता बेचे हम उनसे लेंगे, नाइजीरिया उससे सस्ता बेचे उससे देंगे। हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी यही कहा था। और चीमा साहब आपके शो पे मैंने करीब 6 महीने पहले बोला, मैं अगर इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा $200 पर बैरल जाएगा, आपके और बहुत से लोगों के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। यही पुरी साहब कह रहे हैं। तो आज अब देखिए, ओपेक जहां तक है, ओपेक ने कहीं ना कहीं एक मोनोपोली तो बना रखी है। ओपेक प्लस में रशिया भी आता है, पर रशिया अपना वैसे भी तेल बेचता है 30% सस्ता। हमें, हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। हमें क्या करना है? अगर या तो ओपेक वाले खोले, या ठीक है यार ओपन मार्केट है, जैसे हर चीज की, जैसे लोहा है, सोना है, कॉपर है, तांबा है, ओपन मार्केट में बिकता है, दाल है, चावल है, ओपन मार्केट में इसकी देयर आर कमोडिटी एक्सचेंजेस एंड ऑल, जहां इनकी बिडिंग होती है। पर तेल को कंट्रोल किया गया। या तो तेल ओपन मार्केट में आ जाए, जितने का डॉलर जिससे मर्जी उठा लो, उससे उठा लो, वी हैव नो प्रॉब्लम। हम सऊदियों से भी लेने को तैयार है, हम यूएई से भी लेने को तैयार है, हम अमेरिकन से भी लेने को तैयार है, अगर वो रशियन से सस्ता तेल देने को तैयार है। पर चीमा साहब ये नहीं हो सकता ना, मैं अपने तो डॉलर भरूं, मैं अपना खजाना भरूं तुम्हारी कीमत पे, राइट? भाई मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए तुमसे, मैं तो फिर उससे लूंगा ना जो सस्ता देगा। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती तो इंडिया और रशिया इसको कैसे मैनेज करना है? मैनेज तो करना पड़ेगा चीमा साहब। हम 50 लाख बैरल हमारा दिन का कंजप्शन है, तो हमें मैनेज तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा ना। हम तो फालतू पैसे तो है नहीं हमारे पास देने को, और देने भी नहीं चाहिए। और मुझे एक चीज आज समझ नहीं आ रही चीमा साहब, मतलब स्लाइटली डाइवर्टिंग, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है साहब? हम, आप अमेरिका की बात करें, हमारी बात करें, हम तो डेमोक्रेसी है ना एट द एंड ऑफ द डे। हम कोई बादशाह तो है नहीं, बादशाह सलामत के मान में है। ये चाइना तो है नहीं, 25 लोगों ने, पॉलिट ब्यूरो ने एक बादशाह को चुन लिया 7 दिन के लिए। वहां जो वो 2200 लोगों के वो जो गाना बजाने के लिए बैठे थे, जिनके पास माइक भी नहीं था, फिर 25 200 लोग बने, 200 में से 25 लोग चुने, 25 ने 7 लोग खड़े कर दिए। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं जी, मतलब 1 बिलियन लोग 100 करोड़ लोग वोट करते हैं, तब लीडर बनता है। लीडर पे 100 करोड़ लोग का भरोसा है, एक इंडिविजुअल का भरोसा है। ही हैज टू स्टैंड टू देयर भरोसा, ही कैन नॉट लुक असाइड द इंटरेस्ट ऑफ 1 बिलियन पीपल, राइट? 1.24 बिलियन। तो हमें ये देखिए, अगर हम नई कंट्रीज की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पर यंगेस्ट डेमोक्रेसी भी है। नई कंट्रियों में जो आजाद हुई है, वी आर द ओनली वन हु हैव बीन एबल टू नॉट ओनली डेवलप डेमोक्रेसी बट आल्सो डेमोक्रेसी हैज बीन एबल टू थ्राइव। तो यहाँ पे ये जो ऑटोक्रेटिक रेजिम्स है चाइना जैसी, वहां तो भाई 25 लोग सल्तनत बना देते हैं। हम अगर चाह के भी ये नहीं कर सकते, हमें अपना सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट आगे रखना पड़ेगा। ये अमेरिका को समझ नहीं आ रही बात डेमोक्रेसी होते हुए। और देखिए, अब मैं रशिया की बात करूं, रशिया में डेमोक्रेसी तो है नहीं। अब यूक्रेन में भी कितनी है क्या है मुझे नहीं पता, कितनी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चलती है। और यूक्रेन में पीछे आपने देखा, पीछे कुछ व्हीट स्टॉक्स निकले हैं,
जुलाई में जब वीट स्टॉक्स काफी गिरे थे तो वीट स्टॉक्स निकले रशिया यूक्रेन से, उसमें भी एक इंडिया का रोल है, ये तो ओपन मीडिया में आ गया। तो हमने वहां से तेल खरीदा, दुनिया में इन्फ्लेशन और करेंसी का डिप्रिसिएशन बचाया, हमने वहां से वीट भी निकाला, हमने आपसे अपने बच्चे भी निकाले। तो चीमा साहब, वी आर प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल। वेस्ट इज ओनली ऑफरिंग डोमिनेंस, सेल्फ सेंटर्ड डोमिनेंस। We are offering things to the whole world, and as an Indian, I'm very happy if we are taking the central stage and doing this. These are the things mainly on the agenda. Rest is business as usual। जो हमारे में ट्रेड होता है, कारोबार चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर की बातें हो रही, बहुत सी चीजें की बातें हो रही है। और अब नया जियोपॉलिटिकल जो टर्न आउट हुआ है, अब पहले तो हमने 21 चीजों पे कॉर्पोरेट किया था, 24 था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इट्स 21 और 24। अब कैन वी टेक इट टू 35, कैन वी टेक इट टू 42? दीज आर द थिंग्स वी हैव टू सी। और हमें एक और चीज को भी मैनेज करना पड़ेगा। अब की बार पहली बार अगर G20 में पुतिन साहब और बाइडेन साहब एक कमरे में होंगे, तो इस एक पूरे माहौल को भी कहीं ना कहीं मैनेज करना है, क्योंकि आखिरकार अमेरिका एंड रशिया आर नॉट एट वॉर, इट इज रशिया एंड यूक्रेन हु आर एट वॉर। ये चीज भी कहीं ना कहीं वाजे करनी है। और ज़ेलेंस्की तो आपका बिल्कुल फोटो वोटो सेशन करा रहा, फोटोशॉप करके फोटो वोटो पे लगा रहा है, पर कंट्री को कहाँ ले जा रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ। एंड आई डोंट नो, लोग इन डेमोक्रेसी इज वन लर्निंग, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर लीडर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं सुमित भाई, जी रशिया की क्या वल्नरेबिलिटीज हैं? मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि लार्जेस्ट जो सप्लायर है क्रूड ऑयल का भी इंडिया का और रशिया, जैसे आपने भी कहा, वो बन गया अक्टूबर में, ये पिछले महीने। आप क्या समझते हैं, रशिया जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टफ लाइन ली थोड़ी सी पुतिन के ऊपर और कहा कि ये जंगों का ज़माना गुजर गया एंड ऑल दैट, और प्रेसिडेंट पुतिन जो है उसने ये कहा कि भाई इंडिया की सॉफ्ट पावर बड़ी अच्छी है और टैलेंट है, ये है वो है, और रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में बड़ी तारीफें शरीफें की इंडिया की। आप क्या समझते हैं, रशिया की क्या वल्नरेबिलिटीज हैं दैट जिसकी वजह से वो इंडिया को वो समझता है कि इंडिया के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, या आई नीड, या रशिया बिलीव्स दैट दे नीड इंडिया? क्या सिर्फ तेल है, या कि आप समझते हैं कि दे डोंट वांट टू लूज देयर ट्रेडिशनल पार्टनर एज वेल? देखिए चीमा साहब, ये सवाल आपने बहुत बेहतरीन किया, क्योंकि ये प्यार है, एतबार है, भरोसा है, दोस्ती है और टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है। ये देखिए, हर चीज को ना हम पैसे में नहीं देख सकते। आजकल हमारी जियोपॉलिटिक्स में टेंडेंसी है, हम हर चीज पैसे में देखते हैं। अगर आपका कोई 70 साल से दोस्त है, आप उसको भूलना चाहोगे, छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे। वो हमेशा आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, हम खड़े रहे। चीमा साहब, मैं कजाकिस्तान गया था एक बार, काफी साल पहले की बात है। वहां मॉल में चल रहा था कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, मैंने आपको बोला भी था ऑफलाइन। मैंने वहां दुकानदारों से पूछा, मैं कहा इंडियन शॉप है? कोई कह रहा नहीं। मैं कहा ये क्या चल रहा है? मॉल के सेंट्रल म्यूजिक सिस्टम पे चल रहा था। कह रहा वी लाइक बॉलीवुड सॉन्ग। मैंने कहा तुम्हें मतलब समझ आता? कहता नो। तो वो गाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, इतना कनेक्ट है, राइट, इतना कनेक्ट है। तो एक रशियन ने एक बार बोला, कह रहा आई केम टू माय हाउस एंड आई सॉ माय वाइफ वीपिंग, आई नो शी इज वाचिंग अ बॉलीवुड मूवी। एक ये दोस्ती है चीमा साहब। दोस्त को आदमी, दोस्ती से ऊपर कुछ नहीं होता। देखिए, अगर हाँ, अगर दोस्ती और नेशनल इंटरेस्ट सामने है तो नेशनल इंटरेस्ट को आपको चूज करना पड़ेगा, बट दोस्ती बड़ी चीज है। पुतिन साहब जानते हैं इंडिया में टैलेंट है, पुतिन साहब जानते हैं इंडिया बड़ा मार्केट है, पुतिन साहब जानते हैं कि इंडिया उनके साथ रहा, रशिया भी हमारे साथ रहा है। तो चीमा साहब, ये जो 70 साल का ट्रस्ट और गुडविल है, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको डेवलप करना। मैं तो ये चाहूंगा कि जो 21 चीजों पे लास्ट टाइम कॉपरेशन होता, प्योर 35 पे हो, 42 पे हो, क्योंकि हमें भी एक दुनिया को मैसेज देना, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। पुतिन साहब इंडिया के टैलेंट की तारीफ करते हैं, जग जाहिर बात है, करनी भी चाहिए। इंडिया का टैलेंट है, मैन पावर है, सॉफ्ट पावर है, बिल्कुल है। इंडिया ने वीट निकाला, सबको पता है, इंडिया ने दवाई दी, वैक्सीन दिया। अब चीमा साहब, इंडिया क्या कर रहा है ना, अभी करीब मैं आपको 7 से 11 चीज ऐसे गिना सकता हूँ जहां इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड। वेस्ट इज ओनली ऑपरेटिंग डोमिनेंस। मेरे लिए आज क्या ठीक है वो रूल है। तू आज टेररिस्ट, तू आज गुड तालिबान, तू आज बैड तालिबान, तुझ पे आज ये सैंक्शन, तू आज ग्रे लिस्ट में, तू आज व्हाइट लिस्ट में, तू आज ब्लैक लिस्ट में। अपील में, वकील में, दलील में, सारे रूल मैं बनाता हूँ और तुम बस सुनोगे। बादशाह सलामत हुक्म देता है, आप सुनोगे। तो अब इसमें इसमें कहीं ना कहीं एक चीज आ गई है, चाहे एक सैनिटी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है, जहां एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। देखिए चीमा साहब, हमने तो शुरू से कहा ना, पहले दिन से आज भी पीस। हथियार नहीं भेजा ना वहां पे, दवाई जरूर भेजी, एड भेजा, हथियार नहीं भेजा। हथियार तो हमारे पास भी भेजने को नहीं भेजा ना, क्योंकि हमें लोगों को मरवाना नहीं है, ये हम चाहते हैं।
अगर आज ये लफड़ा नहीं होता तो दुनिया में कितनी पीस होती, ये इन्फ्लेशन वगैरह जितने भी लफड़े होते नहीं हो रहे होते। अब चीज क्या है कि रशिया इंडिया को एक फ्रेंड मानता है, इंडिया रशिया को एक फ्रेंड मानता है, ट्रस्ट है, गुडविल, हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं। और चीमा साहब ऐसी दोस्ती क्या है कि हवा कहीं चले और आपकी और मेरी दोस्ती खराब हो जाए। हवा तो कहीं किसी और नहीं चलाई, कहीं और चलाई, वो हवा चलाती रही, दोस्ती चलती रही। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो जब 71 में जब हमारे अमेरिकन वो फ्लीट की धमकियां दे रहे थे, तब रशियन सामने आए थे ना, तो उनको देख के वो निकल गए थे। तो वैसे ही अब उनका टाइम है, तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके बोला वी आर विद यू। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू सिविलियन कैजुअलिटीज वी आर नॉट विद रशियंस। हमने बोला सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो चीज गलत है वो गलत है। और इंडिया रशिया की वल्नरेबिलिटी, मैं हमेशा से एक चीज बोलता रहा, रशिया की कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। मैं आपके शो पे कहीं और चैनलों पे एक ही चीज बोलता रहा, और अपने नेशनल टीवी पे भी मैंने कहा, व्लादिमीर पुतिन को बिजनेस दो, मेक श्योर यू गिव हिम एनफ बिजनेस। उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है, पर उसकी आबादी बहुत छोटी है, उसको उससे ज्यादा चाहिए नहीं। उसको दुनिया से, वो चाइना नहीं कि अगर वो दुनिया से कारोबार नहीं करेगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। विद अ स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड द नेचुरल रिसोर्सेज ही जस्ट नीड सम ट्रेड। अगर आप उसको वो 20, 50, 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड इंश्योर कर लो, व्लादिमीर पुतिन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, दुनिया रहती दुनिया तक। एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू। ये नहीं कि आई हैव गिवन देम एन आइडिया, दे आर मोर एनलाइटेंड माइंड्स देन मी, मैं तो कहीं खड़ा ही नहीं होता। बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन देयर इज अ चेंज इन द पॉलिसी। अगर आप इसको क्लोजली स्टडी करें, मैं कहीं बार नेशनल टीवी पे बोल चुका हूँ कि भाई हमें रशिया को एक्स अमाउंट ऑफ बिजनेस इंश्योर करना चाहिए। चाहे उनसे तेल खरीदे, चाहे उनसे हथियार खरीदे, चाहे आयरन ओर खरीदे, चाहे उनसे फर्टिलाइजर खरीदे। बाय द वे फर्टिलाइजर का मैंने आपसे बात की थी फर्टिलाइजर की, चीमा साहब, अभी पीछे खबर आई थी, रशियन प्रेस व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा था रशिया विल इंक्रीज द फर्टिलाइजर यील्ड टू इंडिया बाय 7.6 टाइम्स। मतलब जब रशिया इंडिया को फर्टिलाइजर अवेलेबल कराएगा 7.6 टाइम्स, 60% 7 गुना ज्यादा, मोटा मोटा। तो इस लड़ाई में भी S-400 भी आ रहा, फर्टिलाइजर भी आ रहा। उनको हमसे, हमें उनसे जो चाहिए वो आ रहा, उनको हमसे जो चाहिए वो आ रहा। हम काम करो चीमा साहब, 30% पैसा बचाना एक बैरल पे बहुत बड़ी चीज है। बचाना चाहिए, हर एक को बचाना चाहिए। और अब देखिए उसके फलस्वरूप MBS साहब आ रहे हैं दिल्ली इस महीने, और उम्मीद पूरी है कि शायद अब की बार केएस से मान जाए रुपयों में तेल खरीदना बेचना। ऑलमोस्ट यूएई वाले तो 2 लाख किलो सोना रुपये में दे ही रहे, ऑलमोस्ट डन है, पर अभी अनाउंस नहीं किया। और अब सऊदी अरब में भी हमारा रुपया चल रहा है, 30-34 कंट्रीज में रुपये पहुंचने वाला है। तो हम अपना काम कर रहे हैं। और देखिए दुनिया में जरूरत है बाइपोलर वर्ल्ड की। यूनिपोलर वर्ल्ड दुनिया के लिए ठीक नहीं है, बाइपोलर वर्ल्ड ठीक है। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। क्योंकि कहीं ना कहीं चीमा साहब एक बात भी है, डॉलर अच्छा भी, पर डॉलर दुनिया में लेकिन भगाता सुमित फिरता भाई, मैं एक बात यहाँ पे, सॉरी आपकी बात कर रहा आपने यूनिपोलर नहीं, मैं तो सुनने में मुझे तो ये पता चला है कि डॉक्टर जयशंकर जो है, दे ही हैज बीन टॉकिंग टू द रशियंस एंड द अदर्स दैट इंडिया वांट्स मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया हाँ, डजंट वांट बाइपोलर वर्ल्ड। सो करेक्ट। वेट डज दिस इंडिया का ये जो पोजीशन है, आप क्या समझते हैं? डू यू इंडिया डज हैव, क्या इंडिया ने वो अपनी चीजें एक्यूमुलेट कर ली हैं that India can ask the world to give us our share? For example, one of its thing is like having a South-South cooperation and being a leader of the South, जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनना। तो ये जो रशिया को, अमेरिका को, सबको कहना कि भाई हमारे हमारा हिस्सा दो, where does this stand formally in India's foreign policy? Because इंडिया ने ये खुल के कहीं नहीं बात की हुई, लेकिन इंडिया ने ये जरूर कहा है कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए। तो ये दैट मीन्स हैविंग अ शेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, एंड इट ऑल्सो मीन्स हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ क्योंकि शेयर जब आप लेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। फिर वो फिर आप जस्ट कांट बिहेव कि पाकिस्तान भी मेरा दुश्मन है, चाइना भी मेरा दुश्मन है। देन यू हैव टू चेंज योर इंटरनल डायनामिक्स भी आपको बदलनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि मोदी साहब को इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान पे वो हमला करना पड़ेगा ताकि इंटरनल माहौल बने। आप इसको फिर कैसे देखेंगे? जी चीमा साहब, मैं बताऊंगा। देखिए आज अगर वर्ल्ड को स्टडी करें चीमा साहब, वर्ल्ड अब खेमों में बढ़ चुका है। देयर आर रीजनल पावर्स व्हिच हैव कम अप। जैसे अगर आप साउथ अमेरिका में देखें, यू कैन नॉट इग्नोर ब्राजील, यू कैन नॉट इग्नोर अर्जेंटीना फॉर एग्जांपल। अगर वर्ल्ड में देखें, ब्राजील अर्जेंटीना की वक्त ही नहीं गई। जब मैं बाइपोलर वर्ल्ड की बात करता हूँ, मैं रीजनल बाइपोलर वर्ल्ड्स की बात करता हूँ। रीजनल बाइपोलर थिंग्स, मतलब दो चेंज पावर, और ओवरऑल दे विल बिकम अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एट अ वर्ल्ड लेवल। ठीक उसी तरह से
multipolar world is the need of the day. Bipolar world at a global stage is not even the मतलब unipolar तो हो ही नहीं सकता. इवन हमें अब रीजन पे जाना पड़ेगा. मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूँ. देखिए, जब हम यूएनएससी की बात करते हैं, हमने बोला यार हमें साउथ अफ्रीका को भी लाना पड़ेगा अफ्रीका से, करेक्ट. हमें ऐसे ब्राजील को लेना, हमें ऐसे अर्जेंटीना को लेना पड़ेगा, हमें वहां से मैक्सिको को लेना पड़ेगा. जो जो कंट्रियां जहां जहां उनको उनका शेयर हमें देना पड़ेगा. आप ऐसे कोई दुनिया नहीं बना सकते कि जिसमें 5 कंट्रियां बैठी हो, उन्होंने फैसला कर लिया, उन्होंने वकील अपील दलील कर दिया. वो सिस्टम नहीं चलेगा. अब ये हमने यूएनएससी में कह दिया, ये हमने हर जगह कह दिया. हम कॉर्ड में आते तो हम 5 मिलियन वैक्सीन देने को भी तैयार है. हम रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठा रहे हैं. एससी क्यों दे रहे हैं. आज इंडिया की दवाइयाँ चीमा साहब 150 कंट्रियों में जा रही है, जिसके कारण दवाई आदमी खा पा रहा है, राइट. आज सोलर में हम कॉर्पोरेट कर रहे हैं. हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है, हमने अपना कोविन ऐप दिया है करीब 30-34 कंट्रियों को. और हम आने वाले टाइम में कुछ सोशल मीडिया चीजें भी बना रहे हैं जो हम ओपन सोर्स कर देंगे. मेरा मानना है, मुझे नहीं पता क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी, पर ये मेरा मानना है ऐसा होगा. तो दिन ब दिन हम दुनिया के लिए अपनी यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं. दुनिया को वीट चाहिए, हमारे पास वीट है. दुनिया को दवाई चाहिए, हमारे पास दवाई है. टेक्सटाइल चाहिए, हम टेक्सटाइल के बहुत बड़े इंपोर्टर बन रहे हैं, राइट. वेपन्स हम दे रहे हैं. तो हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं. 5G जो हमने डेवलप किया, 6G जो हम डेवलप करेंगे, हम पूरी दुनिया को देंगे. तो आज अफ्रीका की पूरी 65 कंट्रियां हमारे यहाँ थी डिफेंस एक्सपो में. क्यों? उन्हें एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए, डिफेंस आर्सेनल चाहिए. वो चाइना के फोल्ड से कंप्लीट निकल चुकी हुई है. टेकन देम कंप्लीटली आउट ऑफ चाइनाज फोल्ड. तो हम अपनी यूटिलिटी दुनिया में बढ़ा रहे हैं. बट अगेन वी आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, वी आर कमांडिंग रेस्पेक्ट. ये जो हम दे रहे हैं तो एक बट नेचुरल प्रोसेस, हमें वो जगह मिलनी चाहिए. आप ये नहीं कह सकते हाँ भाई कुछ यूएस बैठा है या जी ये रशिया बैठा, बस दुनिया ही है. नहीं, वो सिस्टम नहीं रहा. यूएस का अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, रशिया का अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, इंडिया का अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है. जितना इंडिया का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, that will be depending on the karma of the India. How is India's utility in the world space? वो उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस डिटरमाइन करेगी. मेरी चाहत नहीं करेगी या मेरी नफरत नहीं करेगी. और आपने कहा दुश्मनी की बात. अब देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, उसके दुश्मन है, बिल्कुल है. ईरान ले लीजिए, दुश्मन नंबर 1 मानता है. अब ये चाइना ले लीजिए, चाइना के दुश्मन है. आप रशिया ले लीजिए, रशिया के दुश्मन है. तो दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह चलती रहेगी. इट कैन नॉट बी अ वन वे ट्रैफिक. और चीमा साहब, कोई इलेक्शन जीतने के लिए कोई अटैक वटैक नहीं होता. आप जानते उरी हुआ था, बालाकोट हुआ था, जब वो दैट वाज अ रिटेलिएशन टू समथिंग. बट सवाल ये है, ये नहीं है कि क्या हुआ था. अब ये फिक्र करिए क्या क्या हो सकता है. हुआ क्या था वो तो हो गया ना, क्या क्या हो सकता है. आज भी अगर हमारे 12 जहाज जयपुर से जोधपुर चले जाए, आपके यहाँ तो ब्लैकआउट हो जाता है. आप कई बार कहते हो ग्रिड फेलियर हो गया. मैं कह रहा ग्रिड नहीं हो गया, चाइनीज खिलौने हो गए. कितनी बार फेल होता है. चलिए कोई बात नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक्स का वो इलास्टिक वो इम्पैक्ट आपकी बस वो मीडिया वॉर अरे गेम्स है, वो कुछ भी नहीं है. मीडिया चीमा वॉर गेम. साहब, चीमा साहब, मतलब आपकी अदा के तुम कायले उसी मीडिया पे आप बैठते तब कहते मीडिया बड़ा फेयर है. जब नहीं, मैं वो मुझे पॉइंट की पता बात. है. वो इंडिया टुडे ने सारा शुरू किया था. वो उन्होंने कह अरे चीमा दिया साहब, करना अरे चाहिए. वो हमारे दोस्त हैं शिव अरूर साहब, उन्होंने कह दिया जनाब ब्लैकआउट हो गया. तो वो सारा अलग, कुछ भी नहीं था. देयर वाज नथिंग लाइक दैट. नहीं, एनीहाउ, आपने भी बोला था ग्रिड भी. अच्छा, ये ग्रिड बहुत फेल होने लगा पाकिस्तान में. जरा जांच कराइए इसकी. क्या वो चाइनीज ऐसी है? बात नहीं है. चाइनीज है क्या? बात नहीं है. वो बिजली बिजली जो कम में प्रोड्यूस होती है तो प्रेशर बढ़ता है तो हो जाता है. ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा, ये नया मैकेनिज्म सीखा मैंने चीमा साहब. चलिए, अब इस पर अध्ययन करूंगा. अब आप ये ना कि अब जो है ना सारा कुछ जो है ना कि इंडिया पे पा दे, जो है ना, ऐसी बात नहीं है समझ भाई. ऐसा कोई चक्कर नहीं. जी. तो ये स्ट्रेटजी है. स्ट्रेटजी में हम अपना जगह दुनिया में बना रहे हैं अपने कर्म कर करके. एंड हाउ मच इंडिया नीड्स, हाउ मच वर्ल्ड नीड्स इंडिया. लॉजिक इज वेरी सिंपल चीमा साहब. दुनिया को हमारी कितनी जरूरत है. ये नहीं कि भाई मैं आऊं तुम यहाँ खड़ा हो जाओ. आज देखिए, अगर अगर चाइना में दिमाग होता तो चाइना आज इतना वर्ल्ड को डिपेंडेंट करा देता. देखिए, चाइना ने करीब 100 कंट्रियों को लोन दिया है. 60 कंट्रियां तो पैसे वापस नहीं दे रही आज की डेट में. तो अगर ये इंपॉर्टेंट होता कि चाइना भी यही बात करता है, यार मेरी यूटिलिटी दुनिया में कितनी है. चाइना तो अपनी यूटिलिटी घटा रहा है ना दिन ब दिन. हम अपनी यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं. फर्क इतना ही है, वो यूटिलिटी घटा रहा है, हम यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं. बस ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी, हमारी अपनी पॉलिसी है. उनका देश उनकी मर्जी, हमारा देश हमारी मर्जी. बिल्कुल सही है. लेट्स सी क्या आगे चलता है सुमित भाई. इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, खासतौर पे ये भी जो डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, फिर बाली में समिट है. तो देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग.
सो वी विल कीप टॉकिंग एंड आपसे ज्ञान जो है वो लेते रहेंगे, अकल की बातें सीखते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। चीमा साहब, आप तो हिंदी सीख गए। नहीं, बड़े सारे वर्ड हमारे तो देखें, उर्दू में हमारी जो उर्दू है उसमें बहुत सारे ऐसे जो लफ्ज हैं वो हिंदी के हैं, ठीक है। जी जी हमें तो पता भी नहीं वो हिंदी के हैं, फ्रैंक ट्रस्ट में। और अगर हम अपने गांव में जाएं, जैसे मैं जाता हूं गांव में, तो हमारे गांव के लोग ज्यादा ऐसी बातें बोल रहे होते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता, नॉर्मल वो यूजेज में आ गया लिंगों में होता आ है। जाते हैं। हाँ, ये पता ही नहीं है कि ये लफ्ज वो उसका ये क्या है, हिंदी है। सो हम वो नहीं है, हम इतने मुतस्सिब नहीं है सुमित भाई जितने जो है ना। हाँ चले। हम आपकी अदा के कायल हैं चीमा साहब, और मैं क्या बोलूं, और लास्ट में बोलूं, 2023 नहीं 2024 जो होगा, आई थिंक द वर्ल्ड विल बी मोर वोलेटाइल in 23 and 24. That is my internal prediction. I think a lot of things are going to change within 23 and 24. मतलब I can stretch my neck out and say सही at a कह रहे हैं। geopolitical level. यस, At सही a कह geopolitical level. सही कह रहे हैं। नहीं, आप हमें नहीं बात करते, आप पूरी कैलकुलेशन रात को जो है ना वो सारा आपने आगे वो दुनिया एक रखी हुई है, वो सारी घुमाते हैं तो फिर बात करते हैं आप सुमित भाई। ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू। बहुत Thank you, Chiva sahab. Thanks for your wonderful words. I appreciate बहुत that. शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।